दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गरी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 31 जनवरी 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को समर्थन देने के लिए बिहार भर में कल महागठबंधन ने मानव श्रृंखला बनाई, यानी कि हुमान चैन बनाई। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खुद बुद्ध स्मृति पार्क के पास मानव श्रृंखला में खड़े रहे। इस दौरान हजारों की संख्या में लोगों ने सड़क किनारे खड़े होकर मानव श्रृंखला बनाई। इस दौरान कांग्रेस नेता अजित शर्मा, राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, राजद नेता श्याम रजक ने भी तेजस्वी यादव के साथ बुद्ध स्मृति पार्क के पास मानव श्रृंखला बनाई। मानव श्रृंखला के दौरान बड़ी संख्या में वाम दल के कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया। लाल झंडा हाथों में लिए पटना के डाक बंगला चौराहे पर बड़ी संख्या में वाम दल के कार्यकर्ता खड़े देखे। कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए लोगों को बिना हाथ पकड़े 2 गज की दूरी पर खड़े रहने की सलाह दी गई। मानव श्रृंखला में महागठबंधन में शामिल सभी पार्टियों ने हिस्सा लिया। दोस्तों बिहार में कड़ाके की ठंड और फिर शीतलहर का कहर लगातार जारी है। राजधानी पटना और सीमांचल मिथिलांचल में कोहरा छाए रहने की वजह से लोगों की दिनचर्या बुरी तरीके से प्रभावित हो रही है। वहीं राज्य का अधिकतर हिस्सा भीषण ठंड की चपेट में है। राज्य के दक्षिणी भाग में हुई बारिश ने ठंड बढ़ाने के साथ ही लोगों को घरों में दुपकने को विवश कर दिया है। राजधानी पटना की हवा में 100% नमी पाई गई है। पटना की बात करें तो पटना में अधिकतम तापमान गिरकर 15.5 डिग्री पर पहुंच गया है। तो वही सामान्य से 8 डिग्री सेल्सियस कम है। अगले 2 दिनों तक पूरे बिहार में कोल्ड डे और फिर सिविलियर कोल्ड डे रहने का अलर्ट जारी किया गया है। यानी कि अगले 2 दिनों तक इसी तरीके से ठंड बनी रहेगी। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अगले 48 घंटे में ठंड में कमी होने की कोई भी संभावना नहीं है। ठंड के बढ़ते असर को देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों को सचेत रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने दावा किया है कि शुक्रवार को पटना में इस साल का सबसे ठंडा दिन रहा। पिछले 48 घंटों में राजधानी पटना के अलावा मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, फारबिसगंज, पूर्णिया, दरभंगा, अररिया, कटिहार, किशनगंज और फिर छपरा में कोल्ड डे की स्थिति बनी रही, जिससे लोग बेहाल रहे। दोस्तों बिहार में अब 6ठी से 8वीं तक के बच्चे स्कूल जा सकेंगे। बिहार क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। 8 फरवरी से 6ठी से 8वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए स्कूल जाने पर लगी रोक को सरकार ने हटा लिया है। आज मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में इस पर निर्णय लिया गया है। स्कूल खोलने के साथ ही तमाम कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। इसके तहत एक साथ 50% बच्चों को ही विद्यालय आने की अनुमति दी गई है। आपको बता दें कि पहले 50% शिक्षकों को ही स्कूल आने का आदेश दिया था, लेकिन अब सभी स्कूल विद्यालय आएंगे और कक्षा 6ठी से 8वीं तक के बच्चे एक दिन के अंतराल पर विद्यालय जाएंगे। इस तरीके से एक दिन में 50% बच्चे स्कूल जाएंगे। आपको बता दूं कि इसके पहले 4 जनवरी से कक्षा 9 से लेकर ऊपर तक के स्कूल कॉलेज खोल दिए गए थे। बड़े क्लास खोले जाने के बाद छोटे क्लास शुरू करने की मांग तेज हो गई थी। इसके बाद क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में 6ठी से लेकर 8वीं वर्ग तक के स्कूल खोलने का निर्णय लिया है। दोस्तों बिहार में पंचायत चुनाव 2021 से पहले निर्वाचन आयोग की टेंशन बढ़ गई है। दरअसल इस बार वार्ड सदस्य सहित कई पदों पर उम्मीदवार अधिक होने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसके कारण सिंबल को लेकर आयोग में माथापच्ची शुरू हो गई है। आपको बता दें कि बिहार में इस साल कई राजनीतिक दल सीधे तौर पर चुनावी मैदान में उतरने की बात कह चुके हैं। बिहार में होली के बाद कभी भी पंचायत चुनाव का ऐलान हो सकता है। पंचायत चुनाव में हर पद के प्रत्याशियों के लिए सिंबल का निर्धारण किया गया है। सबसे अधिक 1,14,000 वार्ड सदस्यों के पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बढ़ने की संभावना को देखते हुए इसके लिए सिंबलों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। फिलहाल वार्ड सदस्यों की प्रत्याशियों के लिए 5 ही सिंबल निर्धारित है। इसमें वायुमान, अलमारी, कुल्हाड़ी, गुब्बारा और केला सिंबल शामिल है। सरकार द्वारा वार्ड सदस्य के पद की जिम्मेवारी बढ़ाने के बाद इस पद को लेकर प्रत्याशियों की रुचि बढ़ी है। दोस्तों कहते हैं कि जहां चाह है वही राह है। बिहार तो इसकी मिसाल पेश करता रहा है। दशरथ मांझी ने जो मिसाल पेश की थी उससे प्रेरणा लेकर कई लोग अपने परेशानियों को दूर करने के तरीके निकाल रहे हैं। हम बात कर रहे हैं झारखंड के चारा पहान की। वे नए दशरथ मांझी बनकर उभरे हैं। उन्होंने पत्नी के लिए पहाड़ खोदकर पानी निकालने का काम कर दिखाया है। दिवंगत दशरथ राम मांझी ने पहाड़ काटकर सड़क बनाई थी। ताजा मामला राज्य की यानी कि झारखंड के खूंटी जिले के मुरहू प्रखंड के कोज
डोंग गांव का है। यहाँ के चारा पाहन की पत्नी पानी पीने के लिए रोज लंबा सफर तय करती थी। उसकी परेशानी उनसे देखा नहीं जाती। आखिरकार चारा पाहन को क्षेत्र में पहाड़ों में घूमते हुए एक जगह पानी रिसता हुआ नजर आया। फिर क्या था, उन्हें अपनी पत्नी और गांव के अन्य लोगों की परेशानी का हाल दिख गया और वह भिड़ गए पहाड़ काटने के लिए। यह 6 माह तक अथक प्रयास करके उन्होंने पहाड़ को चीर करके पानी निकाल डाला। जी हां, झारखंड के कई इलाके आज भी काफी पिछड़े हैं। वहां बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। जी हां, आजादी के आज 70 साल बाद भी आज कई गांव बिजली पानी से वंचित है। दोस्तों, बीआरडी मेडिकल कॉलेज के ऑक्सीजन कांड में आरोपित डॉक्टर काफिल खान समेत 81 नए बदमाशों और दबंगों के खिलाफ गोरखपुर पुलिस ने हिस्ट्री सीट खोल दी है। हिस्ट्री सीट खोलने के साथ ही अब ये लोग आजीवन यानी कि पूरी जिंदगी पुलिस की निगरानी के दायरे में रहेंगे। जिस इलाके में रहने वाले हैं वहां की थाना पुलिस इनकी निगरानी करेगी। गोरखपुर में हिस्ट्री सीटरों की संख्या 1462 के करीब है। एसएससीपी के मुताबिक बदमाशों पर सख्ती के लिए हिस्ट्री सीट खोलने का सिलसिला लगातार जारी है। आने वाले दिनों में इस संख्या में और इजाफा होगा। दोस्तों, सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने केंद्र सरकार की ओर से लाए गए तीनों कृषि कानूनों के विरोध में शनिवार से शुरू होने वाला आमरण अनशन अब नहीं करने का फैसला किया है। उन्होंने शुक्रवार को इसकी घोषणा भाजपा नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में की है। सरकार इस कोशिश में थी कि अन्ना हजारे अपना अनशन त्याग दें। हजारे ने कहा है कि मैं लंबे समय से कई मुद्दों पर आंदोलन कर चुका हूं। शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना कोई अपराध नहीं है। मैं 3 साल से किसानों के मुद्दे उठा रहा हूं क्योंकि उन्हें उनकी उपज की सही कीमत नहीं मिलती है। जी, सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी को 50% तक बढ़ाने का फैसला किया है। मुझे इस संबंध में पत्र मिला है। उन्होंने आगे कहा है कि अब जबकि केंद्र सरकार ने इन 15 मुद्दों पर काम करने का फैसला किया है तो ऐसे में मैंने कल का अनशन रद्द करने का फैसला किया है। आपको बता दूं कि इस महीने की शुरुआत में अन्ना हजारे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा था कि जनवरी के अंत में अंतिम भूख हड़ताल शुरू करेंगे। अन्ना हजारे को मनाने के लिए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उनसे मुलाकात की है। आपको बता दूं कि केंद्र सरकार को आखिरकार अपनी कोशिशों में सफलता मिल गई है। जी हां, ड्राफ्ट के जरिए भी मनाने की कोशिश इस मामले को सुलझाने के लिए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी कमर कसी थी। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा के वरिष्ठ नेता सैयद शाहनवाज हुसैन और बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी ने शुक्रवार को राज्य विधान परिषद की सदस्यता की शपथ ग्रहण की है। जी हां, दोनों को विधान परिषद के कार्यवाहक सभापति अवधेश नारायण सिंह ने शपथ दिलाई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित कई गणमान्य व्यक्ति इस मौके पर मौजूद थे। उम्मीद की जा रही है कि सैयद शाहनवाज हुसैन को बिहार में कोई बड़ी जिम्मेवारी मिल सकती है। सैयद शाहनवाज हुसैन और मुकेश सहनी हाल में उपचुनाव में निर्विरोध चुने गए थे। जी हां, भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी, विनोद नारायण झा के के कारण दोनों सीटों के लिए उपचुनाव हुए थे। दोस्तों, बिहार सरकार ने सरकारी विभागों में 50 साल से ज्यादा उम्र वाले अक्षम कर्मचारी को निकालने के अपने फैसले पर काम करना शुरू कर दिया है। जी हां, सरकार ने पिछले साल जुलाई में यह फैसला किया था, लेकिन अब इस फैसले पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी गई है। राज्य सरकार ने यानी कि बिहार सरकार ने इस कार्य के लिए 2 अलग अलग कमेटियों को गठन किया है। जी हां, पहली कमेटी में 3 लोग और दूसरी कमेटी में 4 लोग शामिल होंगे। गृह विभाग के अपर सचिव की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटी समूह क वाले अधिकारियों के कामकाज की समीक्षा करेगी। जी हां, इस समिति में गृह विभाग के सचिव और एक आईपीएस रैंक के विशेष सचिव के अलावा विभागीय मुख्य निगरानी पदाधिकारी को भी शामिल किया गया है। दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि कृषि कानूनों पर सरकार झुक नहीं रही है। उनका कहना है कि बीजेपी से उन्हें काफी उम्मीद थी। बेशक उनकी पत्नी ने किसी और को वोट दिया था, लेकिन उन्होंने बीजेपी को ही वोट दिया था। राकेश टिकैत ने खुद कहा है कि मैं बीजेपी को ही वोट दिया हूं। राकेश टिकैत ने शुक्रवार को गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों को संबोधित किया। जी हां, राकेश टिकैत ने मंच से कहा है कि 40 सेकंड में हमारा आंदोलन फिर से शुरू हो गया। उन्होंने कहा है कि बीते दिन दंगे से भी खतरनाक स्थिति थी। बीजेपी के ही लोगों ने आंदोलन में किसानों की मदद की। राकेश टिकैत ने कहा कि हमारा आंदोलन शांतिपूर्वक जारी रहेगा। राकेश टिकैत ने बृहस्पतिवार को ऐलान किया है कि देश का किसान सीने पर गोली खाएगा पर पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने यह धमकी भी दी है कि तीनों कृषि कानून अगर वापस नहीं लिया गया तो वे इस दुनिया को नहीं रहेंगे। लेकिन धरना स्थल खाली नहीं करेंगे। उनके इस तेवर ने लोगों को नामी किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत की याद दिला दी। जी हां, राकेश टिकैत ही उनके बेटे हैं। उनके पिता ने अपने तेवरों से कई बार सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया।
दोस्तों शुक्रवार को जॉर्ज फडणवीस की पहली पुण्यतिथि थी। आप सोच रहे होंगे कि ये जॉर्ज कौन है, तो ये वही जॉर्ज है जिन्होंने नीतीश कुमार के सियासी सफर को मुकाम तक पहुंचाने वाला बताया जाता है। जी लेकिन समय का खेल देखिए, जॉर्ज फडणवीस की पहली पुण्यतिथि पर नीतीश कुमार ने एक लाइन की श्रद्धांजलि देने भी वाजिब नहीं समझा। नीतीश कुमार ही नहीं बल्कि पटना के जेडीयू दफ्तर में भी जॉर्ज को श्रद्धा सुमन अर्पित करने की रस्म अदायगी तक नहीं की गई। आपको बता दूं कि ठीक एक साल पहले 29 जनवरी 2020 को दिल्ली के एक अस्पताल में जॉर्ज फडणवीस का निधन हो गया था। उनके निधन के बाद एक वीडियो खूब तेजी के साथ वायरल हुआ था। इसमें जॉर्ज के निधन से मार महत नीतीश कुमार मीडिया के सामने रो पड़े थे। लेकिन जॉर्ज की आज पहली पुण्यतिथि थी। नीतीश कुमार की ओर से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी करके श्रद्धांजलि की खबर तक नहीं आई। जी हां, हमने उनके ट्विटर अकाउंट को भी दिन भर देखा लेकिन कोई भी श्रद्धांजलि नहीं देखी। जी हां, पटना के जेडीयू दफ्तर में भी जॉर्ज की पहली पुण्यतिथि पर उन्हें याद करने की रस्म अदायगी तक नहीं की गई। जी हां, वैसे जेडीयू दफ्तर में ढेर सारे नेताओं की जयंती पुण्यतिथि मनाई जाती है लेकिन जॉर्ज फर्नांडिस को जगह नहीं मिली। जी हम आपको बता दें कि ये वही जॉर्ज है जिन्होंने आज के जेडीयू की नींव रखी थी। दोस्तों बिहार में होने वाले इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है। जी 1 फरवरी से शुरू होने वाले इंटरमीडिएट की परीक्षा 13 फरवरी तक चलेगी। इस परीक्षा में 38 जिलों में कुल 1473 परीक्षा केंद्र बनाए जा रहे हैं। 2 पालियों में परीक्षा संचालित की जाएगी। जी इस परीक्षा में 13,50,233 विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा है, जिसमें 6,46,540 छात्राएं और 7,03,693 छात्र शामिल होंगे। इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा में पटना जिले में कुल 85 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें शामिल होने के लिए 39,093 छात्र और 41,789 छात्रों ने फॉर्म भरा है। जी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर के अनुसार इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 के आयोजन के क्रम में सभी जिलों में 4 मॉडल परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां सिर्फ छात्राएं परीक्षा में शामिल होंगी। दोस्तों कृषि कानूनों को लेकर सत्याग्रह कर रहे किसानों ने सरकार को चेताया है कि जितनी आंदोलन से छेड़छाड़ होगी उतने ही उनका कारवां बढ़ेगा। उन्होंने कहा है कि जनता अब समझ चुकी है कि भाजपा और आरएसएस मिलकर षड्यंत्र रच रहे हैं। यह हरकत करने से सरकार बाज आए। उन्होंने कहा कि राकेश टिकैत ने जिस मजबूती के साथ सरकार के हट करने का मुकाबला किया है उसका नतीजा आज सरकार ने देख लिया होगा। पहले से कई गुना ज्यादा किसान वहां एकत्रित हो गए हैं। इसी तरीके से जहां जहां सरकार छेड़छाड़ करेगी वहां ऐसा ही हाल होना तय है। इसीलिए बेहतर होगा कि सरकार जिद छोड़कर 3 काले कानून को वापस ले लें और किसानों की मांग को पूरा करें। जी हां, उन्होंने विशेष रूप से हरियाणा के किसानों का आभार जताया है कि जिस तरीके का बेर फैलाने की कोशिश भाजपा ने की थी वे उसे समझ गए और फिर आज हरियाणा के किसान कंधे से कंधा मिलाकर हर बॉर्डर पर लौट आए हैं। जी हां, किसान नेता डॉक्टर दर्शना पाल ने कहा है कि इंटरनेट बंद कर देना, पानी और बिजली बंद करके सरकार की बौखलाहट का नतीजा है। सरकार यह हरकत छोड़ दे, नहीं तो फिर किसान इसके खिलाफ भी सड़कों पर उतर सकते हैं। उन्होंने दिल्ली में आरएसएस और फिर भाजपा सदस्यों द्वारा गुरुद्वारे के बाहर किए गए प्रदर्शन की निंदा की और कहा कि देश को जातीय आधार पर बांटना बंद करे। यह देश हर हिंदुस्तानी का है, सिख और हिंदू एक ही हैं। दोस्तों लोगों के लिए जाति, आय और आवास समेत कई अन्य प्रमाण पत्र जारी करने के मामले में बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। जी हां, बिहार सरकार ने अब तय किया है कि राजस्व अधिकारी ऐसे प्रमाण पत्र जारी करेंगे। जी हां, उनकी तरफ से जारी किए गए प्रमाण पत्र पूरी तरीके से मान्य होंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आपको बता दूं कि अब तक जाति, आय और आवास समेत कई अन्य तरह के प्रमाण पत्र अंचल अधिकारी के द्वारा ही दिया जाता था, जारी किया जाता था, लेकिन अब इस व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। जी हां, बिहार के रहने वाले मूल निवासी जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग समेत अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ साथ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थियों को नौकरी समेत अन्य जगहों पर आवेदन करते वक्त कई तरह के प्रमाण पत्रों की आवश्यकता होती है। इसमें जाति, आय, आवासीय, क्रीमिलियर समेत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। इन प्रमाण पत्र को जारी करने के लिए पहले अंचल अधिकारी को समक्ष प्राधिकार बनाया गया था, लेकिन अब इसमें बड़ा बदलाव किया गया है। अब नई व्यवस्था के तहत राजस्व अधिकारी को इसकी जिम्मेवारी दी गई है। दोस्तों बिहार में हजारों शिक्षकों की नौकरी पर खतरा मंडराने लगा है। जी हां, राज्य सरकार ने यानी कि बिहार सरकार ने बिहार में वर्ष 2006 से 2015 तक नियोजित हुए शिक्षकों के प्रमाण पत्रों को वेब पोर्टल पर अपलोड करने को लेकर शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिया है। शिक्षा विभाग ने कहा है कि जिन शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच अभी तक नहीं हो पाई है उन्हें अपना प्रमाण पत्र स्वयं पोर्टल पर अपलोड करना होगा। जी हां, ऐसा नहीं करने वाले शिक्षकों की सेवा समाप्त की जाएगी और वेतन की भी वसूली होगी। शिक्षा विभाग ने जारी आदेश में कहा गया है कि प्रमाण
पत्र अपलोड नहीं करने पर माना जाएगा कि शिक्षकों को नियुक्ति की वैधता के संबंध में कुछ नहीं कहना है। ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति अवैध मानकर कार्रवाई की जाएगी और उसे बर्खास्त कर दिया जाएगा। इसके बाद जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा ऐसे शिक्षकों की सूची संबंधित नियोजन इकाइयों को दी जाएगी। नियोजन इकाइयों द्वारा शिक्षकों से स्पष्टीकरण पूछकर उनकी सेवा समाप्त करते हुए उनसे पूर्व में वेतन भुगतान की राशि वसूली जाएगी, यानी कि पहले जो उसको वेतन भुगतान किया गया था वह राशि उनसे वापस ले लिया जाएगा। दोस्तों, दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर में कृषि कानूनों के खिलाफ धरने पर बैठे किसानों को बलपूर्वक हटाने की कोशिश सरकार को भारी पड़ सकती है। यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के भाजपा नेताओं का मानना है कि जिस तरीके से यूपी सरकार ने गाजीपुर के प्रदर्शन स्थल को खाली करने की कोशिश की, उससे आंदोलन और विकराल रूप ले सकता है और ले भी लिया है। कई नेताओं और सांसदों ने कहा है कि भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के नेतृत्व वाले आंदोलन को खत्म करने के लिए गुरुवार को गाजियाबाद प्रशासन ने जो आदेश दिया और उसके बाद भारी संख्या में पुलिस बल तैनात हुआ, उसकी किसानों की भावनाएं आहत हुई है, खासकर जाट समुदाय के लोगों की, जिनका उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में मजबूत राजनीतिक प्रभाव है। इसका एक नजारा शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में रखी गई महापंचायत में भी देखने को मिला। पुलिस के अनुमान के मुताबिक महापंचायत में 10,000 से भी ज्यादा लोग जुटे थे। साथ ही पूरा ग्राउंड ट्रैक्टरों, जीप और किसानों से घिरा हुआ रहा। कई भाजपा नेताओं का कहना है कि आयोजन 2013 के उस आंदोलन से भी बड़ा था जिसके बाद जिले में सांप्रदायिक दंगे हुए थे। महापंचायत में समाजवादी पार्टी के साथ राष्ट्रीय लोकमत, कांग्रेस और फिर आम आदमी पार्टी के नेता भी शामिल हुए और आंदोलन में किसानों का साथ देने की बात कही। इसी के मद्देनजर, यानी कि इसी को देखते हुए आयोजन स्थल के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। महापंचायत में लोगों के बीच सहमति बनी थी कि जब भी जरूरत होगी किसान छोटे छोटे समूहों में दिल्ली की ओर कूच करेंगे। गाजीपुर में राकेश टिकैत की अपील के बाद किसानों के जुटने पर पश्चिमी यूपी के एक नेता ने कहा कि राकेश टिकैत के रोने के दृश्यों ने पूरे समुदाय को भड़का दिया है। उनके लिए यह ऐसा था जैसे उनका बेटा रो रहा हो और अब उन्हें उसका समर्थन करने जाना ही है। इसी वजह से कई गांव से लोग प्रदर्शन स्थल की तरफ कूच करने के लिए तैयार हो गए हैं। भाजपा के कुछ सांसदों ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को स्थिति को गलत तरीके से संभालने का दोषी ठहराया। एक भाजपा सांसद ने कहा है कि गाजियाबाद में जो कदम उठाया गया है उससे हरियाणा में प्रदर्शन एक बार फिर से भड़क सकता है और पश्चिमी यूपी नया प्रदर्शन का केंद्र बन सकता है। दोस्तों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पुण्यतिथि के मौके पर बिहार के राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल राजधानी पटना में स्थित गांधी घाट पहुंचे। यहां आयोजित राजकीय समारोह में बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इधर दिल्ली राजघाट पहुंचकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर ट्वीट के जरिए बापू को याद किया था। उन्होंने लिखा था कि बापू की पुण्यतिथि पर उनको नमन। बापू के विचार करोड़ों लोगों को प्रेरित करते रहेंगे। मैं इस मौके पर भारत के स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण देने वाले तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूं। दोस्तों, पूर्णिया जिला में इन दिनों चोरी की घटनाएं अपने चरम पर है। शाम ढलते ही बाइक चोरी की वारदात से शहर के हर गलियां दहशत में हैं। जी हां, लोगों का गुस्सा भी चरम पर है। ऐसे में पुलिस जब चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए विफल हो रही है, तब पब्लिक ने खुद ही जिम्मेवारी उठा ली। इसी बीच पूर्णिया के वर्धमान हाटा में बाइक चोरी करने के फिराक में चोर पब्लिक के हत्थे चढ़ गया। थोड़ी देर तक वहां अफरा तफरी रही और फिर भीड़ के बीच चोर बुरी तरीके से पीट गया। जी हां, पब्लिक ने चोर को घिरकर बुरी तरीके से पीट डाला। पिटाई इतनी बुरी तरीके से हुई कि चोर को पहचानना मुश्किल हो रहा था। जहां उसकी हालात अधमरा जैसा हो गया। चोर के पिटाई की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद पुलिस उसे अपने गाड़ी में लाद कर अस्पताल ले गया। दोस्तों, एमआईएम के अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने संसद के बजट सत्र से पहले दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक में उन्होंने लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश से चीनी घुसपैठ, 3 कृषि कानूनों और अल्पसंख्यक मामलों को उठाया। उन्होंने ट्वीट किया कि चीनी घुसपैठ एक संवेदनशील मुद्दा है और इस पर कोई भी चर्चा नहीं हो सकती है, यह कहना गलत है। सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमने मीडिया में चीनी घुसपैठ की कई चित्र और फिर रिपोर्ट देखी है और संसद के सदस्यों के रूप में हमें सरकार से जवाब मांगने का अधिकार है। ओवैसी ने कहा कि जब से मैं निर्वाचित हुआ हूं, यानी कि जब से मैं चुना गया हूं, अल्पसंख्यक मामलों पर केवल एक ही चर्चा हुई है। मैंने इस सत्र में चर्चा की मांग की है। मैं ध्यान प्रस्ताव के लिए या 193 के तहत नोटिस भेजूंगा। नए कृषि कानूनों पर एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी पार्टी ने पहले ही मांग किया था कि इस कानून को अस्थायी समिति के पास भेज दिया जाए, पर ऐसा नहीं किया गया।
दोस्तों कटिहार के मनिहारी अनुमंडल स्थित गोगाबिल झील को अब पर्यटन स्थल के लिए विकसित किया जाएगा। इसको देखते हुए बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद आज एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में शामिल हुए। बिहार के इस नए पर्यटन स्थल के विकास को लेकर उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि सरकार पर्यटन के विकास को लेकर संकल्पित है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि यह बिहार का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य है। इस इलाके में गोगाबिल झील और फिर मनोरम मौसम के कारण ठंड के समय यहाँ विदेशी पक्षियों का आगमन होता है। तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि इस क्षेत्र के लोगों के सहयोग से इस इलाके को संवारने का चर्चा पिछले कई सालों से हो रहा था, जिसकी अब शुरुआत हो चुकी है। अब इस इलाके को जल्द ही तमाम संसाधन और फिर सुविधाओं से विकसित किया जाएगा। इस मौके पर तारकिशोर प्रसाद ने झील में नौका से निरीक्षण भी किया। दोस्तों झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा है कि रांची की जमीन दूसरे लोगों के हाथों में चली गई है। रांची में बिहार के लोग भर गए हैं, यहां मरवाड़ी लोग बस गए हैं, आदिवासी कमजोर हो गए हैं, इस कारण उनका शोषण हो रहा है। जहां वे शुक्रवार को प्रेस क्लब में आयोजित महुआ कॉन्फ्रेंस को मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि कभी रांची में आदिवासियों का निवास हुआ करता था। शहर के अंदर बसे कई प्रमुख टोला बस्ती समेत कई इलाकों का नाम उन्हीं के द्वारा दिया गया है। वे इलाका और उसका नाम तो है, लेकिन अब वहां आदिवासी नहीं रहते हैं। झारखंड में आदिवासी की कमजोर होने की वजह से आदिवासियों का शोषण हो रहा है। जनजातीय समुदाय व्यवस्था समाप्त हो रही है। शहरों से आदिवासी हटाए जा रहे हैं। शहरीकरण में आदिवासी कमजोर हो गए हैं। सरकार के स्तर से आदिवासी की मदद के लिए प्रयास हो रहा है। दोस्तों स्मार्ट सिटी योजना में आए पटना, बिहार शरीफ, भागलपुर, मुजफ्फरपुर आदि शहरों के बाद राज्य में दूसरी श्रेणी में आने वाले शहरों के मास्टर प्लान का प्रारूप तैयार किया जा रहा है। जी हां, जिन शहरों की मास्टर प्लान तैयार किए जा रहे हैं उनमें पहले वैसे शहर हैं जो नगर निगम क्षेत्र में आते हैं और उनका मास्टर प्लान पहले से तैयार नहीं है। जहां इस प्रकार के शहरों की संख्या लगभग 1 दर्जन है। वहीं नगर विकास और आवास विभाग के निर्देश पर सबसे पहले कटिहार नगर निगम का प्रारूप तैयार करके पब्लिक डोमेन में डाल दिया गया है। प्रारूप का पूरा ब्यौरा विज्ञापन के माध्यम से प्रकाशित करके लोगों से 22 फरवरी तक आपत्ति और फिर सुझाव मांगा गया है। अब शहर का कुल क्षेत्रफल 417 वर्ग किलोमीटर का हो गया है। इसमें कुल 124 राजस्व ग्राम है। मास्टर प्लान में शहरी क्षेत्र और फिर ग्रामीण क्षेत्र के क्षेत्रफल और राजस्व गांव का ब्यौरा भी बनाया गया है। इसके अलावा पूरे प्लान में किस दिशा में कोने कोने से क्षेत्र आते हैं उनकी पूरी जानकारी रखी गई है। दोस्तों जदयू ने संगठन विस्तार और पार्टी के नौजवानों को नेतृत्व सौंपने की कार्य योजना के तहत बिहार के 40 में से 39 लोकसभा क्षेत्र में प्रभारियों का मनोनयन किया है। जी हां, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने इनका मनोनयन किया है। जदयू के लोकसभा प्रभारियों में ज्यादातर पार्टी के नौजवान और सक्रिय नेता शामिल है। उमेश कुशवाहा ने बताया कि सभी लोकसभा क्षेत्र में पार्टी संगठन को मजबूती देने के लिए प्रभारी बनाए गए हैं। दोस्तों शुक्रवार के दिन मुजफ्फरनगर में जाट महापंचायत बुलाई गई थी। इस पंचायत में किसान आंदोलन को समर्थन देने को लेकर फैसला किया गया। इस पंचायत में 10,000 से भी अधिक किसान पहुंचे थे। इस महापंचायत में हरियाणा के जाट किसान भी शामिल हुए। आपको बता दूं कि ये किसान अब गाजीपुर बॉर्डर की तरफ किसान आंदोलन और राकेश टिकैत के समर्थन में बढ़ रहे हैं। ऐसे में जाटों का इस आंदोलन में कूदना और दिल्ली की तरफ बढ़ना भाजपा की मुश्किल बढ़ा सकती है। साथ ही आपको यह भी बता दूं कि किसान आंदोलन जो कि कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा था, वे अचानक ही राकेश टिकैत के आंसुओं के निकलने के बाद अचानक से बेहद मजबूत हो चला है। जी हां, भाजपा के लिए चिंता की बात हो सकती है क्योंकि जाटों का इस आंदोलन में कूदना राजनीतिक नुकसान का सबब बन सकता है। आपको बता दूं कि जाट समुदाय हरियाणा के हो या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश भाजपा का इन क्षेत्रों में खुलकर समर्थन करती है। जी हां, आपको बता दूं कि किसान आंदोलन को 2 महीनों से अधिक समय हो चुका है, लेकिन किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। हालांकि 26 जनवरी के दिन किसान आंदोलन के नाम पर जो किया गया था उसके बाद ऐसा लगा मानो कि किसान आंदोलन अब समाप्त होने वाली है। लेकिन 28 तारीख की रात यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और आरएएफ के जवानों को गाजीपुर बॉर्डर खाली कराने के लिए भेजा गया, लेकिन मामला यही पलट गया। क्योंकि राकेश टिकैत का एक रोता हुआ वीडियो अचानक तेजी के साथ वायरल होने लगा, जिसके बाद जो किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन का साथ छोड़कर चले गए थे वे भी वापस आने लगे। और इसी को देखते हुए मुजफ्फरनगर जिले में महापंचायत का आयोजन किया गया था और इस पंचायत में खुलकर किसानों के समर्थन में फैसला किया गया है।
दोस्तों समस्तीपुर रेल मंडल के विभिन्न स्टेशनों से रवाना होने वाली 4 जोड़ी स्पेशल ट्रेन के फेरे बढ़ा दिए गए हैं। जो इन ट्रेनों का अब रेलवे बोर्ड अगले आदेश तक सभी रूटों पर चलने को लेकर कहा है। इसको लेकर समस्तीपुर रेल मंडल के सीनियर डीएसपी सरस्वती चंद्र ने बताया कि रेलवे बोर्ड की ओर से ट्रेनों के फेरे बढ़ाने की स्वीकृति मिल गई है, जिसके बाद इन रूटों पर ट्रेनों को पहले की तरह समय और फिर ठहराव के अनुसार ही परिचालित किया जाएगा। हालांकि अगले आदेश तक स्पेशल ट्रेनों के रूप में ही इन इंटरसिटी एक्सप्रेस का परिचालन हो सकेगा। दोस्तों आम बजट से पहले संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया है। इस सर्वे के तहत अनुमान जताया गया है कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर अगले वित्त वर्ष में 11% के स्तर पर पहुंच जाएगी और महामारी के चलते आर्थिक गिरावट के बाद वी शेप का सुधार देखने को मिलेगा। आर्थिक सर्वेक्षण में यह बात सामने आई है कि कोरोना महामारी के बावजूद लोगों के जनधन खाते में बचत बढ़ी है। यह सर्वे के मुताबिक जनधन खाते में बचत में औसतन 400 से 500 का इजाफा देखने को मिला है। वही लॉकडाउन के दौरान पीएम जनधन योजना के तहत महिला लाभार्थियों के बैंक खाते में 3 महीने तक 500 रुपए की राशि भेजी गई। इसके लिए कुल 20 करोड़ 64 लाख रुपए की राशि खर्च की गई। दोस्तों बिहार में एक तरफ जहां अपराधियों ने पुलिस की नाक में दम कर रखा है, वहीं दूसरी ओर पुलिस महकमे के बड़े अफसर अपने ही डिपार्टमेंट के अधिकारियों से परेशान है। यह ताजा मामला बिहार के मुंगेर जिला का है, जहां डीआईजी शफीकुल हक एक दारोगा को काम में लापरवाही को लेकर तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। मुंगेर डीआईजी शफीकुल हक के ताबड़तोड़ एक्शन से पुलिस महकमा में हरकंप मच गया है। जहां साल 2017 के पेंडिंग केस के मामले में डीआईजी ने एक्शन लेते हुए कासिम बाजार थाना में कार्यरत एएसआई काम प्रसाद को निलंबित कर दिया है। दोस्तों टीआरपी घोटाले मामले में रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। जी हां, मुंबई पुलिस ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दिए एक हल्फनामे में कहा है कि जांच अब महत्वपूर्ण चरण में पहुंच गई है। अगर रिपब्लिक टीवी के अर्नब गोस्वामी को एआरजी आउटलेटर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड और फिर अन्य अभियुक्त के बीच कोई सांठगांठ पाई गई है तो आपराधिक दोष के लिए उन्हें जिम्मेवार ठहराया जा सकता है। दोस्तों बिहार में अभी सर्दी और सताएगी। जी हां, मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार ठंडी हवाओं की चाल थोड़ी बदलेगी। इसकी संभावना है कि शुष्क और उत्तर पश्चिमी सर्द हवाओं की रफ्तार थोड़ी और बढ़ जाए। जी हां, इसके कारण पूरे राज्य में 2 से 3 दिनों तक कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी। दक्षिणी पश्चिमी भाग यानी कि बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल आदि जिलों में ठंड का असर और अधिक होगा। मध्य बिहार के पटना और गया जिले में रविवार को भी यानी कि आज भी कोल्ड डे और घने कोहरे की स्थिति बनी रह सकती है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर उच्च दबाव की ओर एक ट्रफ लाइन बनी हुई है, जिससे इसके कारण बिहार से सटे जिलों में मौसम में थोड़ा बदलाव आया। हालांकि पूरे राज्य के मौसम को देखा जाए तो अधिकतम और फिर न्यूनतम तापमान में कोई भी विशेष अंतर नहीं रहेगा। यहां अधिकतम तापमान 15 से 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 से 10 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई गई है। दोस्तों राजधानी पटना में एक सरकारी स्कूल में गंदगी का अंबार देखते ही शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार आग बबूला हो गए। जहां एक कार्यक्रम के सिलसिले में सरकारी स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार वहां की गंदगी देखकर प्रिंसिपल पर भड़क उठे और उन्होंने कहा कि इतने बड़े परिसर को नरक बनाकर रखा हुआ है, स्कूल परिसर की सफाई क्यों नहीं होती है। जी हां, दरअसल शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार पटना के बांकीपुर स्थित बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने देखा कि स्कूल के बाहर भाग से लेकर कॉरिडोर और फिर क्लासरूम तक में गंदगी फैली हुई है। जी हां, उन्होंने तुरंत प्रिंसिपल को बुलाया और उनसे कहा कि इतने बड़े स्कूल परिसर को नरक बनाकर रखा हुआ है, स्कूल परिसर की सफाई क्यों नहीं होती है। स्कूल कैंपस देखकर ऐसा लगता है कि कभी भी यहाँ झाड़ू नहीं लगाई जाती है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।